नमस्कार दोस्तों, मैं विकास विश्वास। आज आप लोग का इंग्लिश का सेकंड क्लास होगा ये, जिसमें हम सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे, सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, वर्ब के बारे में पढ़ेंगे तथा प्रेडिकेट या जिसको हम बोल सकते हैं वही प्रेडिकेट या अगर हिंदी शब्द उसका लें तो क्या होगा हमारा विधेय। इसे हमें पढ़ना है। तो आइए सेंटेंस से शुरू करते हैं। सेंटेंस होता क्या है? सेंटेंस जिसको बोलते हैं वाक्य। सेंटेंस क्या होता है? अगर इसका परिभाषा लिखे हम तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes complete sense is called sentence। मतलब हिंदी अगर इसका देखना चाहें तो शब्दों का वह समूह जो एक पूर्ण अर्थ देता हो, माने उस अर्थ का कोई मतलब हो, वो क्या कहलाता है? सेंटेंस कहलाता है। जैसे देख लेते हैं भाई क्या पूर्ण अर्थ होता है। जैसे हम बोले कि राम गोइंग इज मार्केट टू। अब बताओ, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये तो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स ना, राम गोइंग इज मार्केट टू, लेकिन इसमें एक चीज की कमी क्या है? एक कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। और जब आप इसे अच्छे से बैठा के इसको कंप्लीट सेंस में रखेंगे तो किस तरीके से रखेंगे? राम इज गोइंग टू मार्केट, मतलब राम बाजार जा रहा है। अब ये क्या हुआ? आपका कंप्लीट सेंस दे रहा है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे? सेंटेंस बोलेंगे। अब आगे चलते हैं, इसमें क्या क्या होता है। देखो, किसी भी सेंटेंस में क्या होता है? पहले सब्जेक्ट आता है, फिर इसके बाद क्या आते हैं? वर्ब आते हैं, फिर अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट यहां आता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट तो है नहीं यहां, खाली आपका क्या है? कंप्लीमेंट है या रिमेन जिसको बोलते हैं। तो हम आगे क्या करेंगे भाई? ऑब्जेक्ट के बारे में भी बात करेंगे सेंटेंस में। तो चलिए पहले इसका पढ़ते हैं हम, सब्जेक्ट, फिर वर्ब पढ़ेंगे, फिर इसके बीच में एक आता है क्या? ऑब्जेक्ट। जैसे दूसरा इसमें ले लेते हैं हम कोई एग्जांपल जिसमें ऑब्जेक्ट भी रहे। तो जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, सोहन इज बीटिंग हिज ब्रदर टुडे। मतलब सोहन अपने भाई को आज पीट रहा है, या आज सोहन अपने भाई को पीट रहा है। तो ये देखो सब्जेक्ट हुआ यहां, ये आपका वर्ब हो गया, ये क्या हो गया? आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और ये हम मान लेते हैं कॉम्प्लीमेंट या रीमेन हो गया। तो हम पहले इसके बारे में पढ़ेंगे, सब्जेक्ट के बारे में, फिर वर्ब के बारे में, फिर ऑब्जेक्ट के बारे में। इसके बाद इसे पढ़ने के बाद हम ट्रांसलेशन शुरू करेंगे, क्योंकि ट्रांसलेशन पढ़ने से पहले हमें ये जरूरी है, हमारे लिए यह जरूरी है कि हमें सब्जेक्ट एटलीस्ट पहचानना आना चाहिए किसी भी हिंदी के वाक्य में। जैसे हम ट्रांसलेशन अगर पढ़ रहे हैं तो अगर हम हिंदी में बोल दिए, जैसे मोहन अपने भाई को बुला रहा है, और ये आपके सामने बनाने के लिए आ गया, तो इसमें मोहन है क्या? सब्जेक्ट है। आप कैसे पता करेंगे? इसके बारे में देखेंगे। किसको पीट रहा है? अपने भाई को पीट रहा है, ये हो गया ऑब्जेक्ट। ये कैसे पता करेंगे? कर क्या रहा है? सॉरी, पीट नहीं रहा, बुला रहा है। तो बुला रहा है तो मतलब कॉल कर रहा है, यानी बुला रहा है, तो ये क्या हो गया? आपका वर्ब हो गया।
तो इस तरीके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब को हम पहचानना सीखेंगे, फिर इसके बाद आगे हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। और 12 जो ट्रांसलेशन है आपका 12 टेंस का, उसे हम पढ़ेंगे। तो चलिए अब देखते हैं, पहली हेडिंग डालते हैं हम सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हेडिंग डालते हैं। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, माने जो काम करता है, जिसको डूअर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? डूअर, मतलब कार्य करने वाला। अगर इसकी परिभाषा पे हम आए तो ए पर्सन आर थिंग दैट इज बीइंग कंसीडर्ड, ए पर्सन आर थिंग दैट इज बीइंग कंसीडर्ड, that is being considered, shown or talked about, shown or talked about is called subject। मतलब क्या हुआ? एक व्यक्ति या वस्तु जिसे देखा जाए, ध्यान दिया जाए, या उसे प्रदर्शित किया जाए, या उसके बारे में बात किया जाए, उसी को क्या बोलते हैं हम? सब्जेक्ट बोलते हैं। तो माने किसी विचार, वर्णन या चर्चा का जो विषय होता है उसे क्या कहते हैं हम? कर्ता कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं, आप किसी वाक्य में कर्ता का पहचान कैसे करेंगे। तो अगर किसी वाक्य में कर्ता का पहचान करना है तो इसे एक लाइन में लिख सकते हैं, सब्जेक्ट आंसर्स द क्वेश्चन बाय आस्किंग। इसको लिख लें, अगर सब्जेक्ट आंसर्स क्वेश्चन बाय आस्किंग, बाय आस्किंग हु या व्हाट, हु या व्हाट। मतलब कहने का ये मतलब है कि अगर किसी वाक्य में आप कौन या क्या से प्रश्न करते हैं तो आपको कौन मिलता है भाई? सब्जेक्ट मिलता है। अगर आपको किसी वाक्य में सब्जेक्ट खोजना है, जैसे हम लिख दिए यहां पे, तुम टहल रहे हो, तो इसमें सब्जेक्ट खोजना है, तो हम प्रश्न पूछेंगे भाई कौन टहल रहा है, तो यहां से आएगा क्या? तुम टहल रहे हो। जैसे पटना एक फेमस जगह है, या पटना एक प्रसिद्ध शहर है। अब इसमें पटना क्या है भाई? आपसे पूछा कौन एक प्रसिद्ध शहर, तो कौन किसके लिए भाई? जीवित के लिए लगा नहीं सकते हैं, जीवित के लिए भी यूज होता है कौन का, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हम यहां पे जो बात कर रहे हैं वो क्या है, आप इससे अगर कौन से प्रश्न करते हैं, कौन एक प्रसिद्ध शहर है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा आपका? थोड़ा इनअप्रोप्रिएट लगेगा। लेकिन अगर आप पूछते हैं क्या एक प्रसिद्ध शहर है, तो आपका आंसर निकल के क्या आएगा? पटना एक प्रसिद्ध शहर है। तो ये क्या हो गया आपका? इस हिसाब से सब्जेक्ट हो गया। तो चलिए अब हम इस पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, होता क्या है। ये एग्जाम्पल लिख लीजिए, अगर ये लिख चुके हैं आप, हम एग्जाम्पल लिख देते हैं यहां पे। मोहन वाज अब्यूजिंग हिम, क्या है भाई? मोहन वाज अब्यूजिंग हिम, मतलब मोहन उसे गाली दे रहा था। अब बताओ यहां पे भाई कौन उसे गाली दे रहा था? तो मोहन उसे गाली दे रहा था। तो यहां पे कौन हुआ? ये सब्जेक्ट हो गया। अब इतना ही सब्जेक्ट के बारे में हमें पता करना। अगर हिंदी में होता तो कौन उसे गाली, भाई मोहन उसे गाली दे रहा था, तो आप हिंदी में पता करते कौन उसे गाली दे रहा था, तो उत्तर निकल के क्या आता? मोहन उसे गाली दे रहा है। तो अब आगे चलते हैं, वर्ब पे आते हैं। वर्ब,
वर्ब का क्या है? ए काइंड ऑफ वर्ड दैट टेल्स अबाउट एन एक्शन, ए काइंड ऑफ वर्ड दैट टेल्स अबाउट एन एक्शन आर स्टेट इज कॉल्ड वर्ब। मतलब क्या हुआ भाई कि कार्य का करना या होना क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। अगर इसका आप शाब्दिक अर्थ देखें तो कार्य का करना या होना क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। जैसे अच्छा इसका शब्दशः अगर अर्थ देखें तो हम क्या भाई? एक काइंड ऑफ वर्ड, वर्ड का एक प्रकार जो हमें किसी क्रिया या उसकी स्थिति के बारे में बताता है। अब इसे हम क्या करेंगे भाई, कैसे पहचानेंगे? तो कार्य का करना, अच्छा इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं और इसके लिए कोई भी भाई स्पेशल रूल नहीं कि आप इस तरीके से प्रश्न इससे कर लो ये पता चल जाएगा, है ना। तो इसको पहचानने का एक ही तरीका का आप ज्यादा से ज्यादा इसको प्रैक्टिस करें। जैसे दे आर परचेजिंग द बुक, हाँ इसे पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है क्या? आइए, इंग्लिश में सब्जेक्ट के तुरंत बाद ये आएगा। जैसे दे आर परचेजिंग द बुक, तो वर्ब क्या है इसमें भाई? आर परचेजिंग जो है ये क्या है आपका? इसमें वर्ब है। कैसे पता चला? इसमें फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब है ये आर, और ये क्या है आपका? मेन वर्ब है। इसके बारे में हम डिटेल में जब वर्ब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, अभी हमें ट्रांसलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। तो भाई जो भी क्रिया, आपको क्रिया जहां पे पहचानना, जैसे इसका हिंदी देख लेते हैं कि वे किताबें खरीद रहे हैं। अब देखो जो भी लास्ट में आता है तक या है से पहले, उन सब में लास्ट में देखो ना जुड़ रहा है कि नहीं। जैसे ये खरीद रहे हैं, खरीद रहे हैं का जो मूल फॉर्म होता है वो क्या होता है? खरीदना। जैसे वे दौड़े, लेकिन जो दौड़े का मूल फॉर्म होता है वो क्या होता है भाई? दौड़ना होता है। जैसे वे बोले, तो बोले का क्या जो बेस फॉर्म होता है वो क्या होता है? बोलना होता है, स्पीक होता है। तो आप बेस फॉर्म निकालेंगे उस वर्ब का तो पता चल जाएगा कौन सा वर्ब है कौन सा नहीं है। जिन वर्ब के अंत में आप ना ला देते हैं वही क्या हो जाता है? आपका वर्ब हो जाता है। जिन वर्ड्स के बाद में अंत में आप ना ला देते हैं वही क्या हो जाता है? वर्ड। जैसे गलती, गलती क्या हो गया आपका? वर्ब नहीं हुआ, लेकिन गलती करना वो क्या हो गया आपका? वर्ब हो गया। तो वर्ब की पहचान के लिए सीधी बात याद रखेंगे कि लास्ट में ना आना चाहिए। मोस्ट ऑफ द वर्ब ऐसे ही होते हैं। अब आगे चलते हैं, हम ऑब्जेक्ट पे आते हैं। अच्छा ऑब्जेक्ट का बहुत ब्रॉड वे है भाई। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, लेकिन हम इन सब की चर्चा ही नहीं करेंगे यहाँ पे। जब ऑब्जेक्ट के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे वहां पे हम नाउन प्रोनाउन में या पार्ट्स ऑफ स्पीच में, तब वहां पे अच्छे से चर्चा करेंगे। अभी हम ऑब्जेक्ट के लिए लिखते हैं बस ऑब्जेक्ट हेडिंग डालिए और इसमें लिखिए खाली वन हु रिसीव्स द एक्शन, वन हु receives the action is called verb। मतलब वह जो क्रिया को या किसी काम को प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं? वर्ब, सॉरी ऑब्जेक्ट कहते हैं। माने जिस पर कोई काम किया जाता है वही क्या होता है? आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है। जैसे वे तुम्हें बुला रहे हैं, तो इसमें वे तो क्या हो गया? आपका सब्जेक्ट हो गया भाई। आप कौन से प्रश्न कर लोगे? कौन तुम्हें बुला रहा है, कौन तुम्हें बुला रहा है, तब वे तुम्हें बुला रहे हैं। लेकिन किसे बुला रहे हैं? तुम्हें बुला रहे हैं, तुम्हारे ऊपर काम किया जा रहा था, ये क्या हो गया? आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट का जो पता लगाते हैं इसके लिए एक सुटेबल जो वर्ड हम ढूंढ के रखते हैं उसको क्या होता है भाई
किसी भी प्रश्न में, किसी भी वाक्य में, किसी भी सेंटेंस में आप किससे प्रश्न करोगे? व्हाट या whom से। आप जब प्रश्न करोगे तो वो आपको क्या निकल के आएगा भाई? ऑब्जेक्ट निकल के आएगा। जैसे इसी में देख लेते हैं, वे तुम्हें बुला रहे हैं, तो हम बोल दिए भाई वे किसे बुला रहे हैं। व्हाट का अंग्रेजी क्या होता है भाई? क्या। और whom का? किसे। अब आप प्रश्न करोगे वे क्या बुला रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन वे आम खा रहे हैं, तो उसमें पूछोगे वे क्या खा रहे हैं, तो वे आम खा रहे हैं। इस तरीके से आम वाले का ऑब्जेक्ट निकल गया। लेकिन इसमें क्या है भाई? वे किसे बुला रहे हैं, तो किसे का मतलब क्या है? तुम्हें। तो तुम्हें क्या हो गया? इसमें ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट पहचानने का तरीका। अब हम आगे चलते हैं प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है भाई? जनरली क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद जितनी चीजें होती हैं वो सब क्या आती हैं आपकी? प्रेडिकेट में। लेकिन ये शर्त ये है कि सब्जेक्ट के बाद ना तो बिफोर हो, या ना तो इन ऑर्डर टू हो, या ना कोई कंजंक्शन जुड़ा हो। तो सब्जेक्ट के बाद जब जनरल फॉर्म में वो आता है तो वो क्या होता है? प्रेडिकेट ही पूरा होता है। तो उसके बारे में हम जब पूरा डिटेल से सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तब देखेंगे। अभी हमें ट्रांसलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, तो बस इतना देखते हैं कि जब भी हमें कर्ता का पता लगाना होगा सब्जेक्ट का, तो हु या व्हाट से प्रश्न करेंगे, और जब भी ऑब्जेक्ट का पता लगाना होगा तो व्हाट या हुम से प्रश्न करेंगे। बस हमें इतनी बात याद रखना है, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब आते हैं हम टेंस पे। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? अच्छा, टेंस में 3-4 सेंटेंस पढ़ेंगे टेंस का। पहला आप पढ़ेंगे क्या? पॉजिटिव, यानी असर्टिव में जो 2 आता है। असर्टिव में कौन कौन आता है भाई? पॉजिटिव या अफर्मेटिव, और दूसरा क्या होता है? निगेटिव। पॉजिटिव या अफर्मेटिव एक ही होता है। अच्छा, इसके बाद क्या पढ़ेंगे? निगेटिव पढ़ेंगे, फिर इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे, फिर इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव पढ़ेंगे। तो आज हम टेंस के बारे में पूरा लिख लेते हैं कि टेंस कितना प्रकार का होता है, टेंस क्या होता है। इसके बाद टेंस के बारे में ट्रांसलेशन हम पढ़ेंगे। तो जैसे टेंस होता है वो क्या है भाई? टेंस आपका 3 प्रकार का होता है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब देखो एक चीज खाली याद, 4 चीज आप याद रखो, सब टेंस आपको याद है। पहला क्या भाई? इंडेफिनिट या सिंपल। दूसरा आप क्या रखो? कॉन्टिन्यूअस याद रखो, या इसी को बोलते हैं इम्परफेक्ट। तीसरा आप क्या याद रख सकते हो? परफेक्ट। चौथा आप क्या याद रख सकते हो? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और बाद में सबके, जब सबको पढ़ना तो क्या लगा देना? टेंस। तो जैसे आपको कोई पूछा भाई प्रेजेंट टेंस कितना प्रकार का होता है, तो आप क्या बताओगे? टेंस 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अच्छा, अगर कोई पूछ लिया भाई प्रेजेंट कितना प्रकार का होता है, तो प्रेजेंट आप कितना प्रकार का बताओगे? प्रेजेंट का पहला प्रकार होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट, या प्रेजेंट सिंपल तो आप बोल नहीं सकते, सिंपल प्रेजेंट उल्टा बोलोगे इसको। लेकिन अगर कोई इसे पूछा तो पूछा कि भाई टेंस, प्रेजेंट टेंस कितना प्रकार का होता है, तो आप क्या बताओगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट पहला होता है, टेंस पीछे जोड़ देना, ठीक। दूसरा क्या होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अच्छा, कोई पूछा भाई पास्ट टेंस कितना प्रकार का होता है? पास्ट टेंस भी 4 प्रकार का होता है। जैसे इसको पढ़े वैसे इसको पढ़ लेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा पास्ट परफेक्ट टेंस, चौथा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसी तरीके से कोई फ्यूचर पूछ लिया आपकी भाई फ्यूचर कितना प्रकार का होता है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और एक चीज और, कभी कभी कोई पूछता है भाई सिंपल प्रेजेंट बताओ, तो यहां से आप निकाल के लिखो सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। या कोई पूछ लिया प्रेजेंट इम्परफेक्ट क्या होता है, तो भाई प्रेजेंट पर इम्परफेक्ट वही होता है जो कॉन्टिन्यूअस होता है। तो क्या पढ़ोगे आप? प्रेजेंट इम्परफेक्ट, पास्ट इम्परफेक्ट या फ्यूचर इम्परफेक्ट। तो ये हमारे क्या है? सभी टेंस। ये सब मिलाकर भाई 1 के 4 हुए। एक भाई एक टेंस में प्रेजेंट में 4 हुआ, तो इधर भी 4 हुआ, तो इधर भी 4 हुआ, तो 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12।
तो टेंस कितना प्रकार का कुल मिला के होता है? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का अगर भेद भी पूछे तो कितना होता है? 12 प्रकार का होता है। तो आप 12 प्रकार आराम से अपनी कॉपी में अलग से लिख सकते हैं। पहले आप प्रेजेंट लिखेंगे, फिर इसके बाद इंडेफिनिट लिखेंगे, फिर टेंस लिख लेंगे, फिर उस तरीके से पास्ट का भी लिख लेंगे, फ्यूचर का भी लिख लेंगे, पूरा खत्म हो जाएगा। अब आप अगर इतना याद रखते हैं तो फिर हम अगली क्लास में मिलते हैं। अगर आपको पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ इसे पहुंचाएं उन तक जो इसके अंग्रेजी पढ़ने के इच्छुक हैं। तथा ध्यान रखिएगा वीडियो आपको शेयर जरूर करना है। धन्यवाद।